चलो ठीक है। चलो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड इन मार्च 2024। ये लास्ट क्लास का जो होता है ना हमारा, वो अगले महीने कवर होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने ज्यादा वो नहीं लेना है, जो भी हमारा लास्ट लास्ट में आता है वो हमारा नेक्स्ट मंथ में कवर होता है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके ओके, ये चीज कवर हो गई यहाँ पे आपकी कि इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मार्च 2024 में ये किसको दिया गया। पहली चीज तो याद रखना, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर हैं, ये इनको दिया गया है कि इनको दिया गया है यहाँ पे, ये है आपका मीना, किसको दिया गया है, मीना शरदाना को, ठीक है। मीना चरंदा भी बोलते हैं, मीना शरदा। तो ये चीज आप लोग याद रखना कि यहाँ पे जो आपका डी है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट बांग्लादेशी, कौन पहले बांग्लादेशी बन चुके हैं जिन्होंने आईसीसी की इलाइट पैनल में अंपायर के रूप में ज्वाइन किया है, पहले बांग्लादेशी हैं। आईसीसी का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, और इसके जो अभी चेयरमैन है, जो इसके हेड है, वो इंडिया के हैं, कौन, वो आप लोग को पता होगा, वो है जय शाह। ओके, ये चुने गए हैं। और पहले बांग्लादेशी कौन बन गए हैं जिनको यहाँ पे करा गया है, तो वो कौन है, कौन हो गए, शरफुद्दौला शाहिद। कौन है ये है, ओके, शरफुद्दौला शाहिद, ये पहले बांग्लादेशी बन गए हैं जिनको आईसीसी की एम्पायर्स की इलाइट पैनल में यहाँ पे जगह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया अपना कौन सा फाउंडेशन डे। पहली चीज तो है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद ये एज अ प्राइवेट एंटिटी की तरह स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन इसको राष्ट्रीयकरण यानी कि इसको सरकारी बना दिया गया, जिसे हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन। और ये कब हुआ था इसका, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। 1935 में जब ये स्टैब्लिश हुआ था, तो इसके पहले गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके, लेकिन जब 1947 आया, जब भारत आजाद होने वाला था, तो इसके गवर्नर कौन बनते हैं, सीडी देशमुख बनते हैं। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो 1935 से अभी तक कितना हो जाएगा हमारा, 90th इन्होंने क्या मनाया है अपना रिसेंटली 2024 में, 1 अप्रैल 2024 में, क्योंकि ये 1 अप्रैल 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। तो 1 अप्रैल 2024 में इन्होंने अपना 90th क्या मनाया था, अपना फाउंडेशन डे मनाया था। अप्रैल 2024 में इंडिया ने एग्री किया किस कंट्री को हेल्प करने के लिए, ताकि हम वहां पे रिसर्च और एजुकेशन को प्रमोट कर पाए संस्कृत लैंग्वेज की। जो संस्कृत लैंग्वेज होती है ना, उस संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हमने किस कंट्री को ये प्रॉमिस किया है कि हम आपकी कंट्री को हेल्प करेंगे, हमने उस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है। तो वो कंट्री कौन है, वो है कंट्री यहाँ पे नेपाल, ठीक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, नेपाल है, क्योंकि देखो श्रीलंका में नहीं बोली जाती, बांग्लादेश में नहीं बोली जाती, मॉरिशस में नहीं बोली जाती, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे नहीं बोली जाती, ये आपको पता है। ओके, तो नेपाल होगा आपका राइट आंसर। ओके, तो नेपाल की आप अगर आप स्थिति देखोगे या फिर नेपाल का आप लोकेशन देखोगे, तो नेपाल एक क्या है, हिमालयन कंट्री है। और दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक भी आपको माउंट एवरेस्ट भी आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको नेपाल में मिलेगी, जिसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर है। ओके, ये चीज भी आप ध्यान देना कि नेपाल की जो माउंट एवरेस्ट है, उसे वहां पे क्या बोलते हैं, उसे वहां पे सागर माथा कहते हैं। ओके, सागर माथा वहां पे कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि रिसेंटली आप देखोगे जो इंडिया है, इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट बहुत जगह करे हैं। यहाँ पे आप देखो आर्मेनिया, ठीक है, आर्मेनिया के बाद आप याद रखना फिलीपींस, फिर आप यहाँ पे याद रखना थाईलैंड। आर्मेनिया को हमने अपनी जो आकाश डिफेंस सिस्टम है ये दिया है, हमने इनको क्या किया, एक्सपोर्ट किया है। थाईलैंड को, फिलीपींस को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करा है, क्योंकि गुयाना को हमने अपना डोर्नियर प्लेन दिया है, स्पेन को हमने अपना C295 एयरक्राफ्ट दिया है,
ओके। इंडोनेशिया में भी अभी हमारी ब्रह्मोस की बात चल रही है। ओके। तो ये चीज तो आप लोग याद रखना, अर्मेनिया आपका करंट अफेयर है, थाईलैंड आपका करंट अफेयर है, फिलीपींस आपका करंट अफेयर है। ये 3 देश ऐसे हैं जहां पे हमने भारत से बने हुए डिफेंस एक्सपोर्ट दिए थे। ओके। जैसे कि आपका ब्रह्मोस है, आकाश डिफेंस सिस्टम है, ये हमने यहाँ पे दिया। तो जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है उसने कितना यहाँ पे, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है उसमें कितना रिकॉर्ड किया है, यानी कितना पैसा उन्होंने यहाँ पे किया है, तो 21,083 करोड़। आप सिंपली 21,000 करोड़ याद रखना। 21,000 करोड़ हमने एक्सपोर्ट किया है अपने डिफेंस इक्विपमेंट को, और ये हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के हिसाब से 32% क्या था, इंक्रीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली स्कॉच ईएसजी अवार्ड 2024 जीता? कौन सी कैटेगरी में? रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में। रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब कैसी एनर्जी होती है जिसे हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, दोबारा से हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, है ना। जैसे नॉन रिन्यूएबल कौन सी होगी आपकी, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो जाता है फिर, ठीक है। इसके स्टोर्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। तो ये कौन सी कंट्री है, ये है आपका आरईसी लिमिटेड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वोन द 2023 एनुअल हॉकी इंडिया बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर? ओके। ये जो 2023 का एनुअल हॉकी इंडिया बेस्ट वुमेन प्लेयर, यानी कि इंडिया की सबसे बेस्ट हॉकी की वुमेन की सबसे बेस्ट प्लेयर कौन थी, तो याद रखना वो है आपकी सलीमा टेटे। ओके। सलीमा टेटे से याद रखना आप लोग, ये चुनी गई है हमारी हॉकी इंडिया की बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया जैनिक सिनर का। अब जो जैनिक सिनर है, इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता मियामी ओपन का। मियामी ओपन बेसिकली मियामी कहाँ पर है, यूएसए में है। ओके, ये चीज आप लोग याद रखना। यूएस में यूएस ओपन अलग होता है, किसका है, टेनिस का। पहली बात तो याद रखना टेनिस का, ठीक है, लॉन टेनिस जिसको आप लोग बोलते हो। ओके। ये कौन सी कंट्री से है जैनिक सिनर? ये जैनिक सिनर के काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये स्पेन के हैं। स्पेन के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि लॉन टेनिस के हैं, जिसे हम बोलते हैं राफेल नडाल। ये भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि राफेल नडाल कौन सी कंट्री के हैं, तो वो भी स्पेन के हैं। और जैनिक सिनर जिन्होंने मियामी ओपन जीता है, ओके, मैन कैटेगरी में, ये भी कहां से है, स्पेन से है। ये आपको यहाँ पे इमेज देखने को मिल जाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे, ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग कौन से डे को? वर्ल्ड ऑस्टिम अवेयरनेस डे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये आपका 2 अप्रैल है। थीम क्या थी इसकी, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस, ठीक है। वर्ल्ड ऑस्टिम डे में बेसिकली क्या होता है कि बोलने चालने में इसको दिक्कत होती है ना, बोलने चालने में जो बोल नहीं पाता है, जीभ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बेसिकली अवेयरनेस डे हम लोग क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। जैसे तोतलापन आपने सुना होगा ना, तो बेसिकली ये ऑस्टिम उसी टाइप की ये चीज होती है। अब उसी के लिए मतलब एक डिसीज टाइप का, डिसीज तो नहीं बोलेंगे, एक तरीके से कमी होती है ये, ठीक है। एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अपना डोर्नियर 228 प्लेन गुयाना डिफेंस फोर्सेस को दिया है। अभी रिसेंटली आपको मैंने बताया था कि कौन सी कंट्री को हमने डोर्नियर 228 प्लेन दिया, जब मैंने आपको वो इमेज दिखाई थी कि थाईलैंड को भी दिया था, है ना। और हमने इंडोनेशिया से भी बात चल रही है, फिलीपीन से भी बात चल रही है, ब्रह्मोस की, आर्मेनिया को हमने आकाश डिफेंस सिस्टम दिया। डोर्नियर 228 हमने किसको दिया, गियाना को दिया था। और कितने दिए हमने इनको 2 दिए हैं। ओके। तो याद रखना, गुयाना याद रखो, फिलीपींस याद रखो, थाईलैंड याद रखो, और आर्मेनिया याद रखो। आर्मेनिया को हमने आकाश डिफेंस सिस्टम दिया था, हमारा अपना खुद का डिफेंस सिस्टम है। ओके। विच कंपनी हैज साइंड 100 मिलियन मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट, एयरबस के साथ हमने एक क्या करा है, 100 मिलियन का एक एग्रीमेंट किया है, जहां पर हम लोग 2300 वेराइटीज देंगे मेटालिक कंपोनेंट की एयरबस को, ठीक है, फ्रांस में। और ये मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएगा इंडिया में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एयरबस के साथ में हमने 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है। उनका जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम लोग उनको मेटालिक कंपोनेंट प्रोवाइड करवाएंगे।
तो ये रिलायंस है, महिंद्रा है, हिंदुस्तान है, या फिर टाटा एडवांस सिस्टम है। तो ये कौन सी कंट्री है? ये उस टाइम क्वेश्चन में, रेलवे के क्वेश्चन में आ चुका है। तो महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर्स ने ये एग्रीमेंट किया है एयरबस के साथ में। ओके, एयरबस कहाँ की कंपनी हो गई? ये आपका फ्रांस की हो गई। ठीक है, बोइंग कहाँ की हो गई? तो बोइंग यूएसए, आप लोग याद रखना। ठीक है। Who has been appointed as the first female prime minister of Democratic Republic of Congo? सिंपल से याद रखो कि कोंगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है जुदिया। ठीक है, जुदित बोलते हैं सुमिनवा तुलुका। ये है आपकी जुदित सुमिनवा तुलुका। क्या है? बेसिकली कोंगो की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कोंगो की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको यहाँ पे क्या करा गया है? चुना गया है। ओके, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम टिल नाउ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज अज्यूम चार्ज एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। पीआईबी से बहुत सारे न्यूज में उठाता हूँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। ठीक है, यहाँ की जो न्यूज आती है, सबसे पहले जो भी आपके करंट अफेयर बनते हैं ना, जो भी कंपनीज जो काम कर रही है करंट अफेयर में, जो भी आप लोग को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे न्यूज जो सबसे, अब उसका एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे बेस्ट सोर्स है, जो रिफाइंड सोर्स है, वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। तो इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में कौन चुना गया है? शेफाली शरण। ओके, ये पीआईबी है, ये चीज आप लोग याद रखना, भारत की है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले न्यूज निकालता है। भारत में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो पीआईबी में आती है, पीआईबी से हम लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, शेफाली शरण याद रखना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? ठीक है, एसोसिएट मेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हो आप। ओके, तो एसोचैम कई बार एग्जाम्स में आता है। ये एक एग्जाम में पूछा गया है एसोचैम के बारे में कि एसोचैम के नई प्रेसिडेंट के रूप में अप्रैल 2024 में किसको चुना गया है? तो ये कौन है? आपकी संजय नायर हैं, इनको ये चुना गया है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। इससे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन थे, वो थे एसोचैम के चेयरमैन, बट आपको वो याद नहीं रखना है। आपको नॉर्मली क्या रखना है? जो रिसेंट है, संजय नायर। ओके, अब यहाँ पे है नॉर्मल। एक क्वेश्चन है कि मेटा ने किसके साथ में पार्टनरशिप करी है ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, उनको चेक करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटा ने अपनी किसके साथ यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया है ताकि जो लोग यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं उन पर कार्रवाई हो सके, थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग हो सके कि फैक्ट चेक ये गलत है, ये सही है। आपने देखा होगा पीआईबी का अपना खुद का फैक्ट चेक भी है। वो फैक्ट चेक बेसिकली क्या काम करता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है इन तीनों माध्यम से, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों ही मेटा का, ठीक है। तो मेटा ने किसके साथ में करी है? ये करी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं पीटीआई। पीटीआई के साथ में ये क्या करा है? बेसिकली इन्होंने अपना एक एग्रीमेंट किया है ताकि यहाँ पर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है वो ये लोग चेक कर सकें, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड की जा सके। ठीक है, तो फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम किसके साथ में है? पीटीआई के साथ में। अप्रैल 2024 में इंडियन एयरफोर्स ने एक 10 दिन का, एक 10 डेज का एक्सरसाइज जो है वो प्रिपेयर किया। वो कौन सा था? इंडियन एयरफोर्स ने 10 डे एक्सरसाइज करी थी अप्रैल 2024 में। बहुत सिंपल है, हम इसे क्या बोलते हैं? गगन शक्ति, है ना। ये आपका गगन शक्ति है। इसको इनॉग्रेट किया था भारत के प्रधानमंत्री ने। कहाँ पे किया था? राजस्थान में किया था। ठीक है, पोखरण रेंज के आसपास ये मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पे की गई थी। ओके, तो ये चीज आप लोग रखना, एक्सरसाइज गगन शक्ति, ये इंडियन एयरफोर्स ने इसको स्टार्ट किया था। और यहाँ पर किसने इसको इनॉग्रेट किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसे इनॉग्रेट किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने कितने से कितने तारीख के बीच में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के रूप में उसे डेजिग्नेट किया है? भारत सरकार ने डैश को अंधता निवारण सप्ताह के रूप में किसे नामित किया है? मतलब कि पर्टिकुलरली सप्ताह तो आपको पता है कि इनका 6 दिन का होता है ना, कई बार 5 दिन का भी हो सकता है। तो उस वीक में ये लोग क्या बहुत सारे ऐसे प्रिवेंशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं देश के अलग अलग शहरों में। ठीक है,
तो इंडियन गवर्नमेंट ने किस डे को करा है, ये 1 से लेके 7 अप्रैल के बीच में इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक को यहाँ पे क्या करा है, डेजिग्नेट किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, राइट टू साइट, राइट टू साइट को अप्लाई करने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखना ये एग्जाम में आ चुका है, वो है राजस्थान। ठीक है, राइट टू साइट को अप्लाई करने वाला। ओके, और इसकी थीम क्या थी, द राइट टू साइट ही थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बारबरा रश की डेथ हो चुकी है, ओके, 97 में, यूके में डेथ हुई थी भाई। पहली बात तो ये एक्टर थी, ओके, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी बारबरा रश, यहाँ पे है हॉलीवुड की एक्टर है, बेसिकली मरी यूरोप में जाकर है, मतलब वहां पे इनकी डेथ हुई थी। तो ये हॉलीवुड की एक्टर है बारबरा रश, से याद रखना, नाम भी आप लोग याद रख पाओगे, ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर ये क्वेश्चन आता है तो याद रखना, ये बॉलीवुड की एक्टर है, बॉलीवुड की ये एक्टर है। ओके, बारबरा रश। ओके, गवर्नमेंट ने रेज किया है अपना कितना पैसा पब्लिक सेक्टर कंपनीज को डिसइन्वेस्टमेंट करके। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे मान लो भारत में कोई कंपनी है ना, कोई कंपनी अगर भारत में सरकारी कंपनी है, पता कैसे चलेगा कि वो पीएसयू है। ठीक है, वो पीएसयू क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जिस भी कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 50% से ज्यादा स्टेक होंगे, शेयर्स होंगे, ठीक है, 50% ज्यादा स्टेक्स होंगे, तो वो कंपनी कहलाई जाएगी पीएसयू। जैसे कि आपका एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, है ना, पीएनबी हो गया, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे आपका ओएनजीसी हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं, ओके, जिनके 50% से ज्यादा स्टेक भारत के पास है, तो वो कहलाई जाती है सरकारी कंपनी। तो इन सरकारी कंपनियों के शेयर बेचे जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो भारतीय सरकार ने अपनी सरकारी कंपनियों के कितने शेयर बेचे, जिससे उनको इतने पैसे यहाँ पे 2024 में कमाए उन्होंने, तो 16,507 करोड़ रुपए की उन्होंने कमाई करी है डिस इन्वेस्टमेंट से। आप सिर्फ 16,000 याद रखना, ठीक है, 16,500 भी याद रख सकते हो, इससे भी अगर आप कर लोगे तो आपका नॉर्मली आपको याद रह जाएगा। 16,500 करोड़ इन्होंने यहाँ पे क्या करे हैं, कमाए हैं। इंडिया बिल्ड करेगा अपना पहला प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ होते हैं भाई, रिवर बेसिन में होते हैं ज्यादातर, है ना। तो ये जो रिवर बेसिन में हमारा पहला, अभी तक जितने भी हमारे पेट्रोलियम के रिजर्व्स होते हैं ना, वो होते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है, गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है। तो इंडिया ने बोला है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि हम इस ईयर तक, ठीक है, हम इस ईयर तक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं हमारे, ठीक है, जो हमारा एक पेट्रोलियम रिजर्व है उसको हम प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, तो 2030 तक की यहाँ पे ये लोग बात करते हैं। तो 2029-30 में ये लोग बोल रहे हैं कि हम इसको क्या कर देंगे, प्राइवेटली मैनेज कर देंगे। ओके, अभी इंडिया में जो सबसे पहला पेट्रोलियम रिजर्व जो हमने खोजा था, वो खोजा था असम के डिगबोई में। ठीक है, ये हमारा पहला पेट्रोलियम रिजर्व था। उसके बाद जो हमारा सबसे हाईएस्ट पेट्रोलियम रिजर्व जहां पर है, वो है बॉम्बे हाई में, बॉम्बे हाई, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में है, बॉम्बे के पास। ओके, एसजेवीएन का मतलब है सतलुज जल विकास निगम। ओके, सतलुज नदी कहां से निकलती है, आपको नॉर्मली पता है ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये आपका तिब्बत में मानसरोवर है, मानसरोवर से 3 नदियां निकलती है, ये भी आप लोग याद रखोगे। एक तो निकलती है इंडस रिवर, दूसरी निकलती है सतलुज रिवर, तीसरी निकलती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र, है ना। तो ये सतलुज रिवर है। सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, कौन से पास से करती है, शिव की ला से ये एंटर करती है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो एसजेवीएन है, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, कौन सी, आईआईटी के साथ में, ताकि जो एसजेवीएन सतलुज नदी में हम टनलिंग प्रोजेक्ट, टनल जो हमारी टनल्स होते हैं उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें हम टाइम और कॉस्ट दोनों को बचा सकें, इसलिए एसजेवीएन ने कौन सी आईआईटी के साथ में यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो वो कौन सी कंपनी है आपकी, वो कौन सा आईआईटी है, वो है आपका आईआईटी पटना। ओके, बिहार से याद रखना आप लोग, आईआईटी पटना।
और इंडस वाटर ट्रीटी भी आप लोग याद रखना, ठीक है, 1960 में आई थी, जिसके तहत ये बोला गया कि सतलुज, ब्यास और रावी रिवर, ठीक है, सतलुज, ब्यास और रावी रिवर पर किसका राइट होगा, वो होगा इंडिया का। ओके, चेनाब, झेलम और इंडस पे, ठीक है, चेनाब, ठीक है, इंडियाज राइट ओवर दिस रिवर, इंडियाज राइट ओवर दिस रिवर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये आप लोग याद रखना कि ये जो 3 रिवर हैं, 6 रिवर कुल मिलाकर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 रिवर है, इस पे दोनों कंट्रीज को क्या कर दिया गया है कि इन चीजों पे आप कभी डैम नहीं बना सकते, या फिर आपको डैम बनाना होगा तो आपको पाकिस्तान से पूछना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे चीजें हैं, कई सारे यहाँ पे राइट है। आप लोग सिर्फ 1960 याद रखना, ठीक है। 1960s में यहाँ पे क्या करा गया था, इसको साइन किया गया था, ठीक है। तो ये चीज पे आप लोग याद रखना, बाकी चीजें मैंने आप लोग को बता दिया। अब्दुल फतेह अल सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं इस कंट्री के। ये अब्दुल फतेह अल सीसी ये कई बार न्यूज में भी रहे पिछले साल। क्यों रहे, क्योंकि ये इंडिया के चीफ गेस्ट थे, किसके लिए, रिपब्लिक डे के लिए, ठीक है। तो जो होता है हर साल, तो ये इजिप्ट यानी कि मिस्र, इजिप्ट ये क्या है, एक तरीके से क्या चुने गए हैं, तीसरी बार इस कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ओके, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रोब्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अर्ज द यंगस्टर टू वोट इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। हमारे भारत के निर्वाचन आयोग ने, यानी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इसने किसको आगामी अपना एक एम्बेसडर बनाया है कि जो यंगस्टर्स होते हैं उनको आप क्या करें, उनको आप समझाएं कि वोट देने चाहिए अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन में 2024 में। इन्होंने किसको चुना था इस चीज के लिए, तो ये चुना था किसको, यहाँ पे आयुष्मान खुराना को, ठीक है। किसको चुना था, आयुष्मान खुराना को चुना था। ओके, ये देखो, ये है हमारे कौन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, ये है ज्ञानेश सिंह, ये है सुखबीर सिंह सिंधु। ओके, सुखबीर सिंह संधू बोलते हैं, ये चुने गए थे 2024 में, ज्ञानेश सिंह और सुखबीर सिंह सिंधु। और ये है कौन, इसका नाम मुझे आप लिख के बताओ, राकेश, ठीक है, राकेश सिंह है आई थिंक, जहां तक मुझे पता है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, ये एग्जाम में कई बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे हम लोग हर साल कब मनाते हैं, ये मनाते हैं हम लोग 4 अप्रैल को, ठीक है। और याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा जो माइंस हैं, सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स हैं कोल के, वो आपको धारवाड़ प्लेट्यू, जो कि आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र के साथ में मिलेगा, कर्नाटक में भी मिलेगा। ओके, और ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये आपको बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ मिलेगा, जहां पर सबसे ज्यादा मिनरल रिजर्व है। ये जो दोनों है, इसे हम बोलते हैं भारत की मिनरल बेल्ट। क्या बोलते हैं, भारत की मिनरल बेल्ट हम इसे कहते हैं। विश्वेश्वर राव का निधन हो गया 64 ईयर की उम्र में। ये क्या थे, तो ये जो विश्वेश्वर राव थे, ये भी एक एक्टर थे। ओके, तमिल एक्टर थे, ये क्या थे, तमिल एक्टर थे। वैसे आएगा तो नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन कई बार आजकल क्वेश्चन आ जा रहे हैं ऐसे कि वो कौन थे जिनकी डेथ हुई। तो ये क्या थे, तमिल एक्टर थे, कौन, विश्वेश्वर राव। ओके, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप 3 स्टार लगा दो। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर तैयार किया है, जो बेस्ड है 2018 नोबेल विजेता गेरार्ड मुर्मू और मोरू और डोना स्ट्रिकलैंड के बेसिकली थ्योरी पर। बस आप इतना याद रख लो कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर तैयार किया है। तो वो कौन सी कंट्री है, रोमानिया, ठीक है, रोमेनिया कंट्री है जिन्होंने यहाँ पे जीता है। ओके, रोमेनिया कंट्री आपकी एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, ये एक यूरोपियन कंट्री है जिन्होंने दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर बनाया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है 19th एनुअल मीटिंग ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ एससीओ। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, रिसेंटली रेलवे का जो जेई का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। उसमें ये पूछा गया था कि जो ये 19th एनुअल मीटिंग है इसकी सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स की,
इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? वो है आपके अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ने यहाँ पर जो हमारा क्या है, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान की कैपिटल में यहाँ पे ये क्या हुआ था, एससीओ की मीटिंग हुई थी। एससीओ की पिछले साल 2 मीटिंग हुई है। एक तो हुई है इंटर गवर्नमेंट पैनल की, वो अक्टूबर वाले करंट अफेयर में आएगा आपके, ठीक है। ये वाली जो मीटिंग थी, ये वाली मीटिंग आपकी अप्रैल में हुई है, और ये वाली मीटिंग थी सिक्योरिटी काउंसिल की। जो भी एससीओ के मेंबर्स है ना, उन सभी के जो एनएसएस थे वो वहां पे आए थे। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ के आपके लिए आता है, रिसेंटली याद रखना कि एससीओ में 2024 में कौन जुड़ा? जो लास्ट कंट्री थी वो थी बेलारूस। इंडिया ने एससीओ कब ज्वाइन किया? 2017 में ज्वाइन किया था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने। 2001 में एससीओ की स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ये भी आप लोग याद रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में ही है, ठीक है। 2024 वाला याद रखना, ये करंट अफेयर है आपका, ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 में ही बेलारूस ने इसको ज्वाइन किया है। 2023 में ईरान ने ज्वाइन किया है किसको? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अप्रैल 2024 में कौन सी कंट्री ने रिसेंटली मतलब ऑफिशियली लॉन्च किया है एक वीजा प्रोग्राम सेवरल कंट्रीज के लिए, जिसमें भारत भी है। ई वीजा प्रोग्राम क्या होता है? आप जो वीजा अप्लाई है वो आप इंटरनेट से भी कर सकते हो। सिंपली वीजा का ये मतलब है, ठीक है। ई वीजा का मतलब यही है कि आपको काउंसलर ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। आप रिसेंटली आप अपने घर में बैठे हुए हो, तो घर में बैठकर भी आप क्या कर पाओगे? आप घर में बैठकर भी आप इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या कर पाएंगे? वीजा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो वो कौन सी कंट्री थी भाई? जापान। जापान ने इंडियंस को भी बोला है कि आप भी यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है, आप भी यहाँ पे आ सकते हो। Who has been appointed as the member of World Bank Economic Advisor Panel by the World Bank Group? इंडियन है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक? ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी भाई? वर्ल्ड बैंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना कई बार आता है कि मीगा, MIGA, ये किसका पार्ट है? अब यहाँ पे ध्यान देना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 चीजों से मिलके बनता है। एक तो बनता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं IBRD। दूसरा बनता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे हम बोलते हैं IDA। तीसरा बनता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC। और एक है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसे हम बोलते हैं मीगा, है ना। ये है मीगा, ये है आपका IFC, ये है आपका IDA, ये है आपका IBRD, और ये है आपका ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये 5 चीजों से मिलकर वर्ल्ड बैंक बनता है। 1944 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। ओके, 1944 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है, और इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे था। और एक और चीज याद रखना आप लोग, रिसेंटली अभी टोटल इसमें कितने मेंबर्स हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। टोटल अभी यहाँ पे 189 समथिंग यहाँ पे मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। और इसके कौन चुने गए हैं? राकेश मोहन इसके पैनल के यहाँ पे मेंबर चुने गए हैं। विद्या रानी देवी, जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता फुकेट में, थाईलैंड में, ये कौन से खेल से संबंधित है? विद्या रानी देवी। तो ये करती हैं वेट लिफ्टिंग, ये दिख रहा है आपको, वेट लिफ्टिंग। ओके, मणिपुर की है विद्या रानी देवी, जिन्होंने फर्स्ट वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप मेडल जीता इंडिया के लिए। तो याद रखना, विद्या रानी देवी वेट लिफ्टिंग, मणिपुर की रहने वाली है। कौन से डे को हम लोग AMC का फाउंडेशन डे मनाते हैं? पहली चीज तो अभी आगे आपका आएगा, AMC की, आर्मी मेडिकल कॉर्प की पहली महिला डायरेक्टर जनरल भी बनी है, और वो पेपर में आ भी चुका है, ठीक है, वो पेपर में आ भी चुका है। तो हम लोग कब मनाते हैं इसका? 3 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। साधना सक्सेना नायर पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है मेडिकल सर्विसेज की, ठीक है। तो साधना सक्सेना नायर रेलवे के एग्जाम में ऑब्वियसली पूछा जा चुका है। नेटो, नेटो ने अपना 75th एनिवर्सरी मनाई, कौन सी डेट को? 75 ईयर्स हो गए इनको। तो नेटो नेटो ने कब मनाई? ये मनाई थी इन्होंने 4 अप्रैल को। और याद रखना 1949 में, 4 अप्रैल
1949 में नेटो की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। नेटो का करंट अफेयर एक और है कि एक रेलवे में क्वेश्चन था कि यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा कंट्री 200 साल तक न्यूट्रल रहने के बाद फाइनली नेटो का मेंबर बन गया। क्योंकि नेटो में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो यानी कि आप यूएस के संरक्षण में हो। नेटो का मतलब यही होता है कि आप वेस्ट वर्ल्ड की तरफ में हो। तो नेटो पर्टिकुलरली जो भी कंट्री, जैसे इंडिया नेटो का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया के साथ में है। ओके, तो जो भी कंट्री नेटो का साथ देता है तो बेसिकली वो रशिया चाइना का दुश्मन बन जाता है। जैसे कि आपने यूक्रेन में देखा है ना, वो यूक्रेन भी तो कोशिश कर रहा था नेटो का मेंबर बनने के लिए, तभी तो फिर यहाँ पे रशिया ने उसको इन्वेड किया फरवरी 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पे नेटो का रिसेंटली मेंबर कौन बना है, 32वां मेंबर वो बना है स्वीडन। ये एग्जाम में आ चुका है कि 200 साल तक न्यूट्रल रहने के बाद कौन सी कंट्री फाइनली यहाँ पे जुड़ चुकी है नेटो के साथ में। तो वो कौन सी कंट्री है, स्वीडन है। और 4 अप्रैल 1949 को नेटो की स्टैब्लिशमेंट की गई थी 12 कंट्रीज के द्वारा। नेशनल मैरीटाइम डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, ये भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 5 अप्रैल को। और नेशनल मैरीटाइम डे हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिया ने अपना खुद का पहला शिप बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था एसएस लॉयल्टी। इसने अपनी पहली जर्नी करी थी कब, 5 अप्रैल को 1919 में, मुंबई से लेकर लंदन में। तो इसको याद रखने के लिए 1919 में लंदन से बॉम्बे के बीच में ये यात्रा हुई थी एसएस किसके द्वारा, एसएस लॉयल्टी के द्वारा। ये पहला इंडियन का शिप था। इसी की मेमोरी में हम लोग हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि इंडिया अब इंपोर्ट नहीं करेगा यूरिया को, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब होता है हम दूसरे देश से अब यूरिया नहीं लेंगे, क्योंकि हम इतने ईयर तक सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे 2025 के बाद, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरिया का प्रोडक्शन कौन करता है, चाइना करता है, फिर यूएस करता है, फिर इंडिया करता है। लेकिन इंडिया उससे ज्यादा इंपोर्ट भी करता था, ठीक है। तो इंडिया ने बोला है कि हम 2025 के बाद से यूरिया को इंपोर्ट नहीं करेंगे। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ठीक है, अप्रैल 16 से 18 के बीच में यहाँ पे हुई थी। ये एग्जाम में आ चुका है आपका, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट अप्रैल 16 से 18 के बीच में ये हुई थी। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हमेशा से ही कहाँ पे होती है, यूएई में होती है। ये याद रखना कि ये सिर्फ यूएई में ही होती है। ओके, इस साल की भी 2025 की भी यूएई में ही होगी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। ओके, तो 2025 की भी कहाँ पर है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा ना, ये 2025 की भी कहाँ पर है, यूएई में है, अबू धाबी में। 2023 की भी वहीं पे थी, 2024 की भी वहीं पे थी। तो ये सिर्फ दुबई में ही होती है। कौन सी, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। आरबीआई ने इम्पोज किया है 1 करोड़ की पेनल्टी। कौन से आप बोल सकते हो बैंक के लिए, क्योंकि इन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस को यहाँ पे इलीगली यूज किया था, ठीक है। जो आरबीआई का यहाँ पे एक कानून है कि आप ज्यादा एडवांसेस लोन्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकते, या फिर जो भी उनकी एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वो लोग यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो आरबीआई ने इम्पोज करी है पेनल्टी 1 करोड़ रुपए की इस कंपनी के ऊपर, इस बैंक के ऊपर। तो ये है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। आरबीआई के बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूँ पहले भी, है ना। 1935 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, फिर सीडी देशमुख इसके पहले गवर्नर बनते हैं, इंडियन गवर्नर, ठीक है। 1949 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। ये सब मैंने आप लोग को यहाँ पे बता रखा है। इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता में था। आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बंबई में है ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज आईजी इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी के। एसपीजी क्या है, बेसिकली एसपीजी जो प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर के इमीडिएट नेबर हैं, जिनको जान का खतरा है, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एसपीजी में जो ऑफिसर्स जाते हैं वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से जाते हैं, ठीक है। तो एसपीजी के कौन बने हैं, ये बने हैं लव कुमार, ठीक है। लव कुमार इसके क्या बने हैं, यहाँ पे एक आईजी बने हैं। ओके, डायरेक्टर जनरल नहीं बने, आईजी बने। कौन सी कंपनी ने प्रेस्टिजियस सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड, ये एग्जाम में आ चुका है आपके,
कि कौन सी कंपनी ने विश्वकर्मा अवार्ड जीता 2024 का। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप लोग, कौन सी कंपनी ने जीता, ये जीता है SJVN लिमिटेड। अभी इसकी बात भी करी थी हमने कि SJVN लिमिटेड ने IIT पटना के साथ में एक एग्रीमेंट किया है ताकि जो उनकी कॉस्ट और प्रोडक्शन है दोनों है उसको मेंटेन करने के लिए वो वहां पे एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ पर SJVN ने 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड भी जीता है। बस आप लोग विश्वकर्मा अवार्ड याद रखना, ज्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो सतलुज जल विकास निगम ने विश्वकर्मा अवार्ड 2024 जीता है। ओके, हु हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट फीमेल ज्यूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 स्टार क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्किस मीर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्किस मीर इन्होंने पेपर दिया था पिछले से पिछले साल, तब जाके ये पास हुई। उसके बाद ये बनी है, कयाकिंग करती है ये। ठीक है, याद रखना ये है कहाँ की, कश्मीर की। ये भी आ सकता है आपका। फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है ज्यूरी मेंबर, क्या होता है जो जजेस होते हैं, ज्यूरी मेंबर बनी है वहां की पेरिस ओलंपिक 2024 की, बिल्किस मीर है ये। ओके, और ये क्या है, एक तरीके से कैकिंग करती है, नौकायन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, नौकायन ये करती है। कहाँ की रहने वाली है, ये श्रीनगर की, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली अक्षतीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च किया इंडियन आर्मी के लिए? कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है अक्षतीर? ये इंपॉर्टेंट है, अक्षतीर से याद रखना। अक्षतीर किसने लॉन्च किया है भाई, तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL। ओके, ये क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। और कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए S-400 हमने किस देश से लिया है, तो ये हमने लिया है रशिया से। ठीक है, ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आयरन डोम किस देश का है, तो आयरन डोम इजराइल का है। ठीक है, ये चीज भी आप लोग याद रखें। थार्ड, कई बार थार्ड भी आता है, थार्ड किस देश का है? ठीक है, ये आपका USA का एयर डिफेंस सिस्टम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी डे हम लोग हर साल कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन किसका बर्थडे है? SR रंगनाथन का। इनको हम द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज इन इंडिया भी कहते हैं। परिवर्तन चिंतन, ये तीनों सेनाओं का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसे अप्रैल 2024 में सेलिब्रेट मतलब कि ऑर्गेनाइज किया गया। इसको अटेंड किया था भारत के CDS अनिल चौहान ने। ओके, ये चीज भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। और उपेंद्र द्विवेदी अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी के चीफ हैं। इसे कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था न्यू दिल्ली में। ठीक है, परिवर्तन चिंतन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए था। ओके, तो अनिल चौहान जी ने इसको इनॉग्रेट भी किया था। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है 1.5 ट्रिलियन 2030 तक, ताकि वो दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, सोलर प्लांट बोल सकते हो आप इसको, ये बनाएंगे कौन से स्टेट में? सिंपल से एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो आपसे इतना बोल सकता हूं कि अडानी ग्रीन यानी कि अडानी कंपनी ने किस कंपनी के साथ में इन्वेस्ट किया है, मतलब किस स्टेट में इन्वेस्ट किए 1.5 ट्रिलियन रुपए, ताकि वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बना पाए। तो कहाँ पे करेगा? गुजरात में करेगा। अडानी रहने वाला कहाँ का है? गुजरात का है। तो गुजरात से ही आप लोग याद रखना, ये आपका कहाँ पर है भाई? खवड़ा, गुजरात। ठीक है, ये कहाँ पे स्टेब्लिश होगा? खवड़ा, गुजरात में। विच स्टेट हैज लॉन्च द बूथ राबता? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है रिसेंटली, SSC के एग्जाम में भी आ चुका है कि बूथ राबता वेबसाइट कौन से स्टेट के लिए लॉन्च किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने? तो पंजाब के लिए किया था। ठीक है, तो ये किसके लिए किया था? पंजाब के लिए किया गया था, ताकि वहां पे लोगों को अवेयर किया जाए। सितार और तानपुरा को रिसेंटली GI टैग दिया गया। तो ये सितार और तानपुरा जो है ये किस स्टेट के यहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र के। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग क्या बोलोगे? ठीक है, तो आप लोग तानसेन बोलोगे कि नहीं बोलोगे, है ना? तो यहाँ पे देखो हिस्ट्री ऑफ GI टैग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भारत में GI टैग था वो एक्ट 1999 में आया था और 15 सितंबर 2003 से ये लागू हुआ था, यानी कि केम इनटू इफेक्ट। फर्स्ट जो प्रोडक्ट था इसको GI टैग मिला इंडिया में
वो था आपका दार्जिलिंग टी। ये आप लोग भी याद रखना, एग्जाम में आता है। और एग्जाम में ये भी आता है कि जीआई टैग का ऑफिस कहाँ है ना, इसका जो हेड ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ पर है, तो याद रखना वो है आपका चेन्नई में। कहाँ पर है, वो है आपका चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने साइन किया है एग्रीमेंट ताकि वो साथ में काम कर पाए एआई के लिए? इंडिया इसमें नहीं है, ठीक है। कौन सी दो कंट्रीज ने अप्रैल में ये एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो दोनों एआई मॉडल्स पे काम कर सकें? तो वो है आपका यूएसए और ब्रिटेन। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना ने अपना एक सबसे बेस्ट, मतलब एक एआई चैटबॉट निकाला जिसे हमने बोला है डीप सीक। ओके, और अगर आपको चैट जीपीटी का है तो चैट जीपीटी तो आपको पता है ओपन एआई का है, यूएसए का है ना। तो वैसे आप लोग याद रखना, हु हैज बीन अवॉर्डेड एन ऑनरेरी फेलोशिप बाय अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन। यहाँ पे आप लोग याद रखना कि ऑनरेरी मानद उपाधि होती है जो वहां बिना पढ़े दी जाती है, मतलब कि एक उनके काम के लिए उनको दी जाती है ऑनरेरी फेलोशिप। ये भारत के एक डॉक्टर हैं, ठीक है, जिसका नाम है रघु राम, ठीक है। तो डॉक्टर रघु राम को यहाँ पे अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन के द्वारा क्या दिया गया है, ऑनरेरी फेलोशिप का दिया गया है। ये हैं आपके कौन, रघु राम। हु हैज वोन द F1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स? अच्छा, एग्जाम में जापानीज ग्रैंड प्रिक्स नहीं आएगा तो याद रखना टोक्यो ग्रैंड प्रिक्स आएगा, दोनों एक ही है, ठीक है। टोक्यो ग्रैंड प्रिक्स भी आ सकता है। तो ये किसने जीता है, मैक्स वर्स्टैपन। ज्यादातर यही जीतता है, मैक्स वर्स्टैपन या फिर सेबेस्टियन वेटल, यही लोग जीतते हैं। देखो, बहरीन का भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, और सऊदी अरब का भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता, है ना। ऐसे करके यूके का भी जीता है, जापान का भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है, चाइना का भी मैक्स, चाइना का तो बीजिंग F1 रेस बोलते हैं उसको, ठीक है। इंडिया का तो लैंडो और नॉरिस, ओके। यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन, चार्ल्स लीरे, कनाडा का भी मैक्स वर्स्टैपन है, ठीक है। स्पेन का भी मैक्स वर्स्टैपन है। तो ज्यादातर यही जीता है, तो इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैक्स वर्स्टैपन या फिर सेबेस्टियन वेटल। तो ये जो टोक्यो F1 रेस है, इसका कौन है, मैक्स वर्स्टैपन। वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अभी रिसेंटली मतलब कि करंटली उसके 194 मेंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट है कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। और करेंटली इसके चेयरमैन कौन है, ठीक है, अर्दोगान। ये भी आप लोग याद रखना, अर्दवान, ये भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में कई बार आ सकता है कि इसके अभी चीफ कौन है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आपके काफी बार पूछा जा सकता है। स्वाइन जैसे, हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये है कि भारत को किस ईयर में पोलियो फ्री कंट्री बताया था WHO ने? तो ये था आपका 2014 13, ठीक है, 2014-13 के बीच में यहाँ पे हमको क्या क्या बोला गया था, पोलियो फ्री के रूप में बताया गया था। विच इंडियन शिपयार्ड कंपनी है साइंड अ मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट? यहाँ पे सिंपली आप इतना याद रखो कि कौन सी इंडियन शिप कंपनी ने यूएस नेवी के साथ में क्या करा है, यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया है कि हम आपके शिप को क्या करेंगे, हम आपकी शिप को रिपेयर करेंगे, है ना। तो कौन सी शिप कंपनी ने करा है भाई, तो वो करा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL ने, ओके। अब यहाँ पे याद रखना, भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं जहां पे हमारे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, ठीक है, वहां से उड़ सकते हैं। तो भारत के पास अभी दो हैं, कौन कौन से हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत। भारत अभी तीसरा बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम है INS विशाल, ये भी आप लोग याद रखना। तो भारत के पास फिर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इससे पहले भारत के पास था INS विराट, जिसको हमने क्या कर दिया है, रिटायर कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, फसाए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत में जो पैक्ड फूड होता है ना, पैक्ड फूड, ये उनकी स्टैंडर्ड को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इन्होंने अपना एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था, कौन से मार्केट में चलाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो नई दिल्ली में ये मार्केट चलाया गया था, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो फसाया है, ये तो भारत में पैकेज फूड को क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसी प्रकार से मनी मार्केट को कौन करता है, स्टॉक मार्केट को सेबी करता है, बैंकिंग को RBI करता है, इंश्योरेंस को IRDAI करता है, पेंशन को PFRDA करता है।
ऐसे करके आप लोग को याद रखना है। विच एयरलाइन हैज साइन अ पैक्ट विद बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड टू डेवलप द बेंगलुरु एयरपोर्ट एज एन एविएशन हब? तो कौन सी एयरलाइंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है बैंगलोर, आप याद रखो, बैंगलोर एयरपोर्ट के साथ में, ताकि वो उसे एक एविएशन हब का मतलब होता है, जहाँ पे एविएशन हब में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एयरपोर्ट भी होगा, मेंटेनेंस यार्ड भी होगा, बहुत चीजें होती हैं वहाँ पे। तो कौन सी कंपनी ने करा है? तो ये करा है किसने? यहाँ पे एयर इंडिया ने इनके साथ एग्रीमेंट किया है। सुमित नागपाल, ये पहले ऐसे इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने ड्रॉ मैच खेला मोंटे कार्लो मास्टर्स में। ठीक है, ये कौन से खेल से रिलेटेड है सुमित नागपाल? तो ये हैं आपके टेनिस के, ये आपके हैं सुमित नागपाल। ओके, इन्होंने पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने ड्रॉ मैच खेला है मोंटे कार्लो मास्टर्स में, टेनिस खेलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे राकेश पाल, इनकी मृत्यु हो चुकी है। याद रखना, एग्जाम में आया था अभी कि कोस्ट गार्ड के एकमात्र ऐसे डायरेक्टर जनरल जिनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई थी बाय हार्ट अटैक, तो वो यही है, डायरेक्टर जनरल राकेश पाल। इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर लॉन्च किया था। तो कहाँ पे लॉन्च किया था ये? भाई तमिलनाडु में। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं आपके राकेश पाल। ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी थी 18 अगस्त 2024 में। ओके, इनकी जगह अभी नए बने हैं। अब यहाँ पे आता है नेवल शिप अवॉर्डेड द वन ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन। अब देखो यहाँ पे सिंपल मैं आपसे बोलता हूँ, एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए भारत का एक नेवल शिप है जिसको अवार्ड दिया गया ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन, क्योंकि उन्होंने एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाया था। तो वो कौन सा है? वो है आपका INS शारदा। ठीक है, INS शारदा, ये देखो यहाँ पे ये दिया जा रहा है इनके द्वारा। ओके, अब दिनेश कुमार त्रिपाठी ये बने हैं हमारे 26th नेवी चीफ। ओके, दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन सी कंट्री ने हांगकांग 7 टाइटल जीता? तो ये कौन सी कंट्री है? ये है न्यूजीलैंड। ये जो हांगकांग 7 टाइटल था ना, ये रग्बी का टाइटल था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको प्ले करा गया था पेरिस ओलंपिक के एंड गेम के लिए। ठीक है, हुआ था ये किस में हुआ था? बेसिकली ये हुआ तो हांगकांग में ही है, लेकिन ये एज अ एंडिंग थी किसकी? पेरिस ओलंपिक की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? ना ही ये सैम चेतन भगत की है। ठीक है, तो किसकी है ये आपकी है सैम पित्रोदा की, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, चाबहार के बाद इंडिया ने एक पोर्ट था सितवे पोर्ट, इस पे एक राइट टू ऑपरेट क्या कर लिया है? इसको एक्वायर कर लिया है, यानी कि ये दूसरा ओवरसीज पोर्ट है सितवे। ठीक है, ये कौन सी कंट्री में है? चाबहार पोर्ट ईरान में है, सितवे पोर्ट म्यांमार में है। ठीक है, सितवे पोर्ट म्यांमार में है। देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये बांग्लादेश हो गया, ये आपका म्यांमार। ठीक है, सितवे पोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा म्यांमार के। ये यहाँ से रोड कनेक्टिविटी भी है हमारे ईजल से। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। तो सितवे यानी कि म्यांमार का जो पोर्ट है, वहां पर भी हमने उसको एक्वायर कर लिया है। इसके बाद चाबहार के बाद, चाबहार कहाँ पर है? ईरान में। ठीक है, किसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI, अब सीधा एग्रीमेंट याद करो, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। कौन सी कंपनी ने यहाँ पर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ उन कंट्रीज के लिए जो बैटरी रिसाइकलिंग का काम कर रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, उसकी जो बैटरी होती है वो 3 साल बाद 4 साल बाद क्या हो जाती है? खराब हो जाती है या फिर बेकार हो जाती है 5 साल बाद। तो उनको रिसाइकल करने के लिए कौन सी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यहाँ पे इंडिया के साथ में क्या करा है? एग्रीमेंट किया, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना, एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। यूरोपियन यूनियन 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हिसाब से इंडिया ने एम किया है कि वो जो हमारा न्यूक्लियर पावर है, जिसमें हम बिजली को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम 1 लाख मेगावाट तक बढ़ा देंगे। कौन से ईयर तक? तो ये 2047 तक, जब भारत 100 साल का हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना, भारत का पहला न्यूक्लियर जो सेंटर था वो कौन सा था? तारापुर।
ठीक है, कौन सा था वो? तारापुर था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी कंट्री ने अपनी एक नई करेंसी लॉन्च करी है जो कि एक गोल्ड बैक है। कोई भी करेंसी है ना, उस करेंसी को बैक करने के लिए एक ना एक चीज हमको रखनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है बेसिकली। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर इंडिया को नोट छापने हैं तो उसके पास उतना फॉरेन करेंसी उसके पास रिजर्व होना चाहिए। तो हमारी जो करेंसी है, हम लोग फॉरेन करेंसी पे और गोल्ड रिजर्व दोनों को ही बैक करती है हमारी करेंसी। ठीक है, तो वैसे ही जो यहाँ पर ये कंट्री है, इस कंट्री ने सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी को बैक नहीं किया, मतलब गोल्ड को पीछे रखकर इन्होंने अपनी एक क्या करी है, नई करेंसी बनाई है, जिसे हमने बोला है जिग। क्या बोला है? जिग। तो ये कहाँ की है? जिम्बाब्वे की है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको जिग। ठीक है, तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। किस रिपोर्ट ने रिलीज किया है, बताया है कि 57 कंपनीज हैं दुनिया की जो पूरी दुनिया का 80% कार्बन एमिशन कर रहा है। कौन सी कंपनी, कौन से उसने है? तो ये है इन्फ्लुएंस मैप। ये एक थिंक टैंक है, पहली बात तो याद रखना। इन्फ्लुएंस मैप, इसने बताया है कि 57 कंपनीज दुनिया की 80% कार्बन एमिशन कर रही है। दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन चाइना करता है, सेकंड नंबर में यूएसए करता है, थर्ड नंबर में इंडिया आता है, ओके, फोर्थ नंबर पे रशिया आता है, पांचवें नंबर पे जापान आता है, जो रिलीज करता है कार्बन हमारे एनवायरनमेंट में। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसका करंट अफेयर आएगा आपका। फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक होता है चेयरमैन। ठीक है, 1+4। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फाइनेंस कमीशन के 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के फर्स्ट चेयरमैन भी थे। नीति आयोग के फर्स्ट चेयरमैन भी यही थे। इससे पहले जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन था, उसके जो चेयरमैन थे वो थे एनके सिंह, नंद किशोर सिंह। ठीक है, तो किसको चुना गया है? ये मनोज पांडा को चुना गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ये पीपीटी मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा आपको क्लास के बाद, वो पीपीटी भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें लगाई भी है, एक्स्ट्रा चीजें। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द सीनियर वुमेन नेशनल हॉकी टीम, यानी कि जो भारत की नेशनल हॉकी टीम है उसके कोच के रूप में किसको चुना गया है? तो यह है हरेंद्र सिंह। ठीक है, हरेंद्र सिंह को चुना गया है। 2 दिन का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम था सागर कवच, ये चलाया गया था कौन से आइलैंड में? 2 दिन का एक कोस्टल सिक्योरिटी, कोस्ट गार्ड ने चलाया था बेसिकली इसको, सागर कवच। तो ये किसका, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? लक्षद्वीप में। ठीक है, तो ये 2 दिन का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, ठीक है, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों ने मिलकर चलाया था इसको। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन सभी को साथ में लिया था और लक्षद्वीप से इसको स्टार्ट किया गया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई, कौन सी प्राइवेट कंपनी है पहली जिसने एक सैटेलाइट टी सैट 1A को लॉन्च किया? टी का मतलब है टाटा, याद रखना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टी से याद रखना टाटा। तो टाटा एडवांस सिस्टम ने क्या करा है भाई? भारत पहली कंपनी बन गई है भारत की जिन्होंने अपना रिजोल्यूशन सैटेलाइट, का मतलब होता है ये डिफेंस सैटेलाइट है, डिफेंस के लिए यूज होगी। ठीक है, तो ये डिफेंस के लिए यूज होगी, आप लोग याद रखना। और इसको इंडिया से लॉन्च नहीं किया है, इसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। ठीक है, कहां से? कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से, फ्लोरिडा से। ठीक है, इंडिया से लॉन्च नहीं हुआ ये। इंडियन आर्मी ने ईगला एस, एक मैनपैड है, मैनपैड के बारे में बताऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, इंडियन आर्मी ने पहला बैच रिसीव कर लिया है ईगला एस का। मैनपैड का फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में अभी एक एग्जाम में पूछा गया है कि मैनपैड दे दिया था आपको, मैनपैड में आपसे पी पूछा था, ये पी क्या होता है? ठीक है, तो याद रखना, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैनपैड जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि इंसान अपने साथ कैरी कर सकता है और जब उसे जरूरत पड़े तो वो उसको यूज कर पाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ये हमारी एक गाड़ी है, इसमें हमारी एक मिसाइल लगी हुई है। ये कवर करता है 200 मीटर का रेडियस।
200 मीटर का मतलब 200 मीटर यहाँ से 200 मीटर यहाँ से नीचे तक, ये पूरे इतने सर्कल को क्या करता है, कवर करता है। यहाँ पे लगा होता है रेडार। ओके, अब 200 मीटर के अंदर अंदर जो भी एयर से कोई एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर अनआइडेंटिफाइड अगर आता है तो यहाँ से एक मिसाइल निकलेगी और वो इसको डिटेक्ट कर कर यहीं पर ही मार देगी। ये होता है एयर डिफेंस सिस्टम जो यूज करता है इसराइल, जो जिसको खतरा बहुत ज्यादा है। जैसे हमारा क्या है, S-400 है, तो उसका रेडियस 400 किलोमीटर का है। ठीक है, तो जो भी 400 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी एरियल थ्रेट आएगा वो इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मैनपैड हमने जो लिया है ईगला एस, ये रशिया से लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच फिनटेक फर्म हैज पार्टनर्ड विद नेपाल डिजिटल वॉलेट सर्विस ई सेवा? कौन सी कंपनी ने नेपाल के साथ में नेपाल के साथ में एग्रीमेंट किया है ताकि वहां पर हम लोग यूपीआई पेमेंट कर पाए? तो कौन सी कंपनी है? सिंपल है, आपका फोन पे। ठीक है, तो ये फोन पे नेटवर्क वहां पर भी है, उनका भी जैसे हमारा तो फोन पे है, उनका है वहां पे एफ वाला फोन। ठीक है, तो याद रखना आप लोग यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका फोन पे। तो यूपीआई ग्लोबल फुटप्रिंट, अब यहाँ पे याद रखो इंपॉर्टेंट। रिसेंटली कौन सी कंट्री में यूपीआई लॉन्च किया गया? तो रिसेंटली वो कौन सी कंट्री है भाई? पहले तो फ्रांस है, उसके बाद आप लोग याद रखना क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका श्रीलंका। ठीक है, तो फ्रांस में हमने पहले कर दिया था, अभी रिसेंटली कहाँ पे लॉन्च किया हमने? श्रीलंका में 2023 में। ठीक है, वैसे बहुत सारी कंट्री है, यूके हो गया, बेल्जियम, नेदरलैंड, नेपाल, भूटान। ठीक है, साउथ एशियन तो सारी कंट्री है, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ओमान में भी लॉन्च है यूपीआई, यूएई में भी है, फ्रांस में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, बांग्लादेश में नहीं है। ठीक है, वहां के लोगों के पास ही नहीं है पहली बात तो मोबाइल। साइमन हैरिस को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करा गया है कौन से कंट्री का? तो साइमन हैरिस कहाँ के? आयरलैंड के नियुक्त करे गए हैं साइमन हैरिस। यूएस इंडिया टैक्स फोरम जो डिसाइड करती है कि कितना टैक्स होगा, इन्होंने अपना एक नया हेड चुना है इस फोरम का। किसको चुना है? तो ये है आपके तरुण बजाज को चुना है। ठीक है, तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का नया हेड नियुक्त करा गया है। ठीक है, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड दिया गया है? ठीक है, 2024 में अप्रैल में इसरो को दिया गया है। आपको पता है क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 जो आपका है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 23 अगस्त 2024 में हमने अपना पहला नेशनल स्पेस डे मनाया क्योंकि 23 अगस्त 2023 में हमने कहां पे कदम रखा था? चांद में कदम रखा था। कहां पे? साउथ पोल में। तो भारत पहली ऐसी कंट्री बन गई थी जिसने चांद के यानी कि मून के साउथ पोल में लैंडिंग करी थी, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। विक्रम लैंडर था, प्रज्ञान रोवर था। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे पी वीरथुमेविल। ये एग्जाम में याद रखना, पी वीरा मुथुवेल, पी वीरा मुथुवेल ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और मिशन डायरेक्टर कौन थे? एस मोहना कुमार। ये दोनों नाम याद रखना, एस मोहना कुमार, पी वीरा मुथुवेल। इसरो के चेयरमैन तो आपको बताइए एस सोमनाथ हैं। ओके, अब ये चेंज होने वाले हैं। और हमारा नेशनल स्पेस डे हमने कब मनाया? पहली बार 23 अगस्त को मनाया। आई कैन कोच बुक के ऑथर कौन है? ओके, तो ये कौन है भाई? सिद्धार्थ राजशेखर। ओके, आई कैन कोच। वर्ल्ड पार्किंसन डे हमने कब सेलिब्रेट किया? वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल को। पार्किंसन में बहुत सारी बीमारियां होती है, शरीर का बैलेंस नहीं रहता है। ठीक है, आपको खुशबू नहीं आती है, बदबू नहीं आती है। ठीक है, आपकी ड्राई हो जाती है स्किन, बहुत थकान लगती है, तो ये पार्किंसन डिसीज होता है। इसको हम लोग मनाते हैं कब? 11 अप्रैल को। आर एम वीरप्पन, इनकी मृत्यु हो गई। ये कौन थे? तो ये वीरप्पन कौन थे भाई? ये थे पॉलिटिशियन, तमिलनाडु के बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे आर एम वीरप्पन। वीरप्पन से याद रखना आप लोग। ठीक है, हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ नोडल सेंटर फॉर द स्पेस साइंस स्टार्ट? सिंपली याद रखो, स्टार्ट इसका फुल फॉर्म याद रख लो, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है इसका एक नोडल सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? नोडल सेंटर का मतलब होता है जहां पे बेसिकली इसकी सारी की सारी कार्रवाई कराई जाएगी। तो इसरो ने इसको स्टार्ट किया है पहली बात तो। ठीक है, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
ठीक है। GCST, गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका एक नोडल सेंटर बनेगा स्टार्ट का। इसको लॉन्च किया था इसरो ने, ठीक है, स्टार्ट प्रोग्राम को। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, IPEF बोलते हैं इसको। इन्होंने अपना पहला क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम लॉन्च किया था, मतलब कि चलाया था। ये एक मीटिंग थी 5 से 6 जून में 2024 में। ये कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। देख रहे हो आप यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों ने क्या करा था एक तरीके से। देखो यहाँ पे ये कौन है? ये इंडिया की तरफ से गए थे, है ना, पीयूष गोयल, आपको पता है। ओके, ये जो बाइडेन हो गए। ओके, ये आपके कौन हो गए? यूके के प्राइम मिनिस्टर हो गए। ये आपके चाइना के हो गए, ठीक है, ये आपके जापान के हो गए। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के बहुत से जो ये थे, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यहाँ पे क्या करी गई थी? ऑर्गेनाइज करी गई थी सिंगापुर में। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया नया वर्जन? गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन, जैम मिशन। ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। जैम मिशन किसने लॉन्च किया था भाई? किसने लॉन्च किया है जैम मिशन? NTPC लिमिटेड ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। गर्ल्स के लिए यहाँ पे ये लोग स्कूल बनाएंगे इसके लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा देना आप। कौन सा पहला ऐसा प्राइवेट बैंक बन गया जिसने कावाराती आइलैंड में अपना एक ब्रांच ओपन करी है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसने कावाराती आइलैंड लक्षद्वीप में अपनी एक ब्रांच खोली है, HDFC बैंक, ठीक है। ओके, हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2024 जॉन ड्रग्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, ठीक है। तो ग्लोबल हेल्थ अवार्ड किसको दिया गया है? कनाडा का, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना, कनाडा का। तो गगनदीप कांग को। ये बहुत फेमस डॉक्टर है भाई, बहुत फेमस डॉक्टर है। ये रिलेटेड है किससे? WHO से भी एसोसिएटेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, गगनदीप कांग। 51st नेशनल वुमेन कैरम चैंपियनशिप किसने जीती है? तो किसने जीती है? रश्मि कुमारी ने ये जीता है। और अगर मेंस की बात करूं तो के श्रीनिवास ने जीता है कैरम चैंपियनशिप, ठीक है। कौन है? रश्मि कुमारी और के श्रीनिवास, कैरम चैंपियन 2024 के। अच्छा, इंटरनेशनल डे हम लोग मनाते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का, अप्रैल 12 में। तो ये हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि पहला इंसान जो स्पेस में गया था वो कौन था? पहला इंसान जो स्पेस में गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल 1961 को रशिया के यूरी गागरिन, जो कि रशियन एयरफोर्स के थे, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कहाँ पे गए थे? स्पेस में गए थे। तो उन्हीं को याद करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन गए थे। भारत की तरफ से पहली कौन है? कल्पना चावला है। सेकंड कौन है? सेकंड अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुनीता विलियम्स है, ये आपको पता होगा। नील आर्मस्ट्रांग तो भाई पहले व्यक्ति हैं जो चांद पे गए थे ना, ठीक है। हु हैज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ UGC, अगले 3 सालों के लिए यूजीसी के मेंबर के रूप में किसको चुना गया है? तो सच्चिदानंद मोहंती को चुना गया है, ठीक है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। अब 1953 में यूजीसी स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। यूजीसी स्टैब्लिश हुआ था। इन अप्रैल 2024 हु हैज स्टेप डाउन एज हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किसको शेफडी मिशन होता है जो कंट्रीज अपने एथलीट भेजती है उन सबका हेड जो होता है, ठीक है। तो इंडियन कंटिजेंट का हेड शेफडी मिशन होता है पेरिस ओलंपिक के लिए। इनको बनाया गया था लेकिन इन्होंने वो पद छोड़ दिया था अपना, इनकी जगह फिर दूसरे को बनाया गया, ठीक है। तो वो थी मैरी कॉम, याद रखना आप लोग, ठीक है। पर्सनल रीजन के कारण इन्होंने शेफडी मिशन के पद को धारण नहीं किया, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा था एक तरीके से, इन्होंने मणिपुर वायलेंस का भी इन्होंने काफी रिलेट किया। फिर गगन नारंग को इनके बदले भेजा गया। शेफडी मिशन कौन थे 2024 पेरिस ओलंपिक के? ये थे गगन नारंग। अच्छा, रेलवे के एक एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेडल मिले हैं पेरिस ओलंपिक में, तो वो उसमें एक मेटल का पीस उसमें एडेड है, तो वो किसका है? तो वो एफिल टावर का है, क्योंकि एफिल टावर का रिकंस्ट्रक्शन हुआ ना, तो वहां से जो लोहा निकाला गया उसके छोटे छोटे पीसेस करके
उनको मेडल में जोड़ के दिया गया है। तो ये रेलवे के एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, तो मैरी कॉम थी पहले शेफ डी मिशन, इनको फिर इन्होंने बोला कि मैं नहीं जा पाऊंगी, जिस वजह से इनकी जगह गगन नारंग को शेफ डी मिशन बनाया गया। ठीक है, ये पहला इंडिया का वेंचर है जो स्पेस टूरिस्ट, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये पहले ऐसे इंडियन होंगे जो स्पेस टूरिस्ट बनेंगे। इंडियन ओरिजिन के हैं ये, पहली बात तो यूएसए में रहते हैं, पायलट हैं ये खुद भी। तो गोपी थोटाकुरा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, पहले इंडियन जो स्पेस टूरिस्ट बने। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है भाई? अमेजन की कंपनी है। ठीक है, जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ये इन्होंने एक अपना प्रोग्राम चलाया है स्पेस टूरिज्म का, तो उसके तहत 5 लोगों को चुना गया था, उसमें है गोपी थोताकुरा, खुद भी पायलट है, यूएस ओरिजिन, मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं, यूएस में रहते हैं पर, तो ये पहले टूरिस्ट बन गए इंडिया की तरफ से। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड? तो जैन आचार्य लोकेश मुनि को ये अवार्ड दिया गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। ठीक है, तो ये दिया गया किसको? जैन आचार्य लोकेश मुनि को। ओके, कौन सा एडिशन था दस्तलिक का? ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान की, जो कि उज्बेकिस्तान में हुई, दस्तलिक। ठीक है, तो ये कौन सी थी? 5th एडिशन था। बहुत सारे ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार आता है। जैसे आपको मंगोलिया का आपने बहुत बार सुना होगा, नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, आपने नेपाल वाला सुना होगा, सूर्य किरण। आपने बांग्लादेश वाला भी सुना होगा, संप्रीति, समृद्धि, भी उन्हीं का ही है। ठीक है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास यूएसए का है। ठीक है, खंजर किर्गिस्तान का है। गरुड़ हो गया इंडोनेशिया का, गरुड़ शक्ति, वैसे गरुड़ सिर्फ फ्रांस का है, गरुड़ शक्ति आएगा तो इंडोनेशिया का है। मालदीव का इकुविरन, सेचल्स का लिमितेल, ठीक है, लिमितेई। मैत्री है थाईलैंड का, शक्ति फ्रांस का, संप्रीति बांग्लादेश का, समृद्धि भी बांग्लादेश का है। प्रबल दोस्तिक कजाकिस्तान, रशिया का इंद्र है, वरुण है, वरुण तो उसका ही है, फ्रांस का ही है। इंद्र है, ठीक है, एविया इंद्र भी रशिया का है, वो एयरफोर्स का है। यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय वरियर, ठीक है, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, मैत्री है थाईलैंड के साथ में, मित्र शक्ति है श्रीलंका के साथ में। ओके, हैंड इन हैंड चाइना, बंद हो गई अब तो वो। स्विगी ने अपना एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, स्विगी पॉलिस। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि जो पेट एनिमल्स होते हैं अगर वो खो जाते हैं तो आप इनके द्वारा उन्हें फाइंड कर सकते हो, ऐसा ये लोग बोलते हैं कि आप उनकी इंफॉर्मेशन हमको दे दो, हम उसकी लोकेशन आपको बता देंगे अगर वो हमारे व्यक्ति को मिलता है। दीपेंद्र गोयल, कौन है भाई दीपेंद्र गोयल? स्विगी के हैं या फिर जोमेटो के हैं? वो जोमेटो के हैं, स्विगी के नहीं है। ये चीज भी आप लोग याद रखना, क्योंकि आगे उनका एक क्वेश्चन आने वाला है। तो पेट एनिमल्स के लिए ये है, किसके लिए है? स्विगी पॉलिस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया होम वोटिंग सिस्टम, किनके लिए? जो बूढ़े लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, ठीक है, जिनको डिसेबिलिटी है। तो लोकसभा इलेक्शन में अब वो लोग इलेक्शन जब देने, वो अपने घर में भी वोट दे सकते हैं, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब मुझे आप ये बताओगे, ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है कि कितने ईयर्स तक घर में होम वोटिंग का आपको क्या मिलता है, सर्विस आपको मिल सकती है, ये बोलते हैं। तो कितने ईयर है? 85 ईयर से 85 ईयर और 85 ईयर से अबव लोग होम वोटिंग का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जिसमें पोलिंग ऑफिसर आपके घर में आएगा और वो आपका वोट लेके जाएगा। ठीक है, तो 85 ईयर्स याद रखना। और उनके लिए जिनको क्या है, 80 ईयर्स, सॉरी 85 नहीं है, 80 ईयर्स, ठीक है, मैं 85 बोल रहा हूँ। 80 ईयर्स से अबव लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वोटिंग अपने घर से दे सकते हैं। और वो पीडब्ल्यूडी लोग, डिसेबल लोग जिनके 40% ज्यादा डिसेबिलिटी है। ईरान ने अपना एक ड्रोन हमला लॉन्च किया था इजराइल के खिलाफ, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 ऑपरेशन बता देता हूं। इसराइल ने जब गाजा पे अटैक किया, इसराइल ने गाजा पे जब अटैक किया तो उस ऑपरेशन का नाम था आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, जब इसराइल और गाजा लड़ रहे थे तो वहां से इंडियंस को निकालने के लिए, ठीक है, हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ठीक है, तो वो कौन सा था? ऑपरेशन अजय। ठीक है, ये चीज भी याद रखना आप लोग। और जब ईरान ने इसराइल पे अटैक किया तो उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस।
ठीक है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना एग्जाम के लिए। कौन सी कंट्री ने अपना अंगारा A5 स्पेस रॉकेट टेस्ट किया पहली बार? पहली बार तो नहीं होगा, बहुत सारी बार है। अंगारा A5 किसका है? रशिया का है। ठीक है, अंगारा A5 स्पेस रॉकेट है इनका खुद का अपना। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर? ये एग्जाम में आ चुका है कि अप्रैल 2024 में किसको साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया अवंतिका वंदनपू। ये एक एक्ट्रेस है, इंडियन अमेरिकन एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, इनकी मूवी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और इन्होंने ये जो अपना अवार्ड था ये गाजा के लोगों पे डेडिकेट किया। ठीक है, इनकी एक एक्टिंग है मीन गर्ल। ठीक है, उसमें इनकी काफी अच्छी एक्टिंग है, वो देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये अवार्ड देती है एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। किसको मिला है? अवंतिका वंदनापू। ओके, अंबेडकर जयंती जिसे हम भीम जयंती भी कहते हैं, ये हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ओके, तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो B.R. अम्बेडकर जी हैं, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। ओके, B.R. अम्बेडकर को किस ईयर में भारत रत्न दिया गया? तो 1990 में दिया गया था। B.R. अम्बेडकर की खुद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? वेटिंग फॉर अ वीजा। इंडियन गवर्नमेंट ने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसेस गिफ्ट करी इस कंट्री को, ताकि इंडिया और इस कंट्री की दोस्ती बरकरार रहे। तो किसको दी है? नेपाल को दी है। ठीक है, नेपाल को दी है। कितनी स्कूल बसेस? 66 स्कूल बसेस, और यहाँ पे जो वैन्स होती हैं बेसिकली एम्बुलेंसेस। ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल ने दिल्ली IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सा बिजिएस्ट एयरपोर्ट बताया है? पहला, दूसरा, चौथा, मतलब कि 5th, 7th, 10th और 12th। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आपको इंडिया का भी एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? अटलांटा, USA का एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद दुबई का किंग किंग अब्दुल्ला करके है इस एयरपोर्ट का नाम। जो दिल्ली का एयरपोर्ट है क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 10वां 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है पूरी दुनिया का। Who has been appointed as the brand ambassador for Space India? स्पेस इंडिया वाला ये मत समझना कि इसरो ने बनाया इसको, ये कंपनी है, एक स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करती है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ये कौन है? संजना सांगी। ये आपने देखा होगा फुकरे मूवी में थी ये। ठीक है, ये कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, याद रखना कि इन्होंने ये स्पेस सूट पहना है इसका मतलब ये एस्ट्रोनॉट कुछ नहीं है, एक्टर है। ठीक है, एक्टिंग करती हैं, तो याद रखना ये फुकरे मूवी में आपने देखा हुआ है इनको कई बार। ठीक है, जिन्होंने देखी है। तो स्पेस इंडिया एक कंपनी है, कोई वो नहीं है ब्रांड, मतलब इसरो का कोई इनिशिएटिव नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी संजना सांगी बनी है। ओके, दीपेंद्र सिंह एरी एरे ये तीसरे बैटर बन गए हैं जिन्होंने 6 छक्के मार दिए हैं T20 में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना। ठीक है, दुबई के मतलब अल अमीरात इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब इन्होंने यहाँ पे 6 छक्के मारे हैं। दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, वैसे तो युवराज सिंह आपको पता ही है ना, 6 छक्के मारने वाले बंदे हैं भाई 50-50 में। कौन से IIT ने लॉन्च किया है पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील? यानी कि पूरी की पूरी मेडिकल फैसिलिटी वो आपको व्हील्स में, एक गाड़ी में मिल जाएगी। कौन सा IIT ने लॉन्च किया है? ये एग्जाम में आ भी चुका है, 2 स्टार इसको लगा देना आप लोग। ठीक है, IIT मद्रास ने इसको लॉन्च किया है। देखो ये दिख रहा है आपको, है ना? तो IIT मद्रास ने क्या करा है? मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी। ठीक है, 98 है। वेयर वॉज द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस फॉर सूडान एंड नेबरिंग कंट्रीज? कहाँ पे हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? यानी कि सूडान में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, है ना, इराक में चल रही है, तो उन कंट्रीज के लिए ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देने के लिए यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया गया था, पेरिस में किया था। इसको हेड भी इमैनुअल मैक्रोन ने किया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुवैत के एक अमीर है, अमीर का मतलब होता है वहां पे एक गवर्नर होता है। ठीक है, इनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कुवैत का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है। तो कौन है? अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह। ठीक है, अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह को कुवैत का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, और याद रखना कुवैत की करेंसी सबसे हाईएस्ट
डिनोमिनेशन वाली कंट्री है पूरी दुनिया में। लास्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव, सिंपली आप लोग याद रखोगे, आईएमएफ ने सेकंड टर्म के लिए किसको अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करा है? आईएमएफ ने किसको थर्ड टर्म के मतलब सेकंड टर्म के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर दोबारा से बनाया? तो नॉर्मली आपको बताया, जो लास्ट टाइम थी क्रिस्टलिना गॉर्जिवा, ठीक है। गीता गोपीनाथ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, भारतीय मूल की है, अमेरिका में रहती है। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के। अरविंद पनगड़िया ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। क्रिस्टलिना गॉर्जिवा ये मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की, ठीक है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना, जॉर्जिया की रहने वाली है बेसिकली, ठीक है। कहीं मतलब जॉर्जिया की है, रिलेशन है इनका। क्रिस्टलिना गॉर्जिवा मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है सेकंड टर्म के लिए 5 साल के लिए, किसकी? वर्ल्ड बैंक की, ओके। वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी भाई? आईएमएफ की, सॉरी वर्ल्ड बैंक की नहीं, वर्ल्ड बैंक के तो कौन है? अजय बांगा, ठीक है। आईएमएफ कब स्टैब्लिश हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ठीक है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। और इंडिया इसका खुद का फाउंडिंग मेंबर भी है। टोटल इसमें 190 कंट्रीज हैं, ओके। तो ये पीपीटी मैंने जो आपके लिए बनाई थी, इस पीपीटी में मेरा पूरा दिन चला गया था, ठीक है। इस पीपीटी में क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, ये सारी इमेजेस हैं, ढूंढनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है कि कॉपीराइटेड ना हो, चीजें लेनी पड़ती है। पहली बात तो इमेज मैंने पैसों से खरीदी है, ये वाली इमेज, ठीक है, फ्री में नहीं मिली है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सो दैट ये आपका रिवीजन हो जाता है, इससे बढ़िया, ओके। और ये पीपीटी अगर चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, मैं आपको ये पीपीटी भी डाल दूंगा, ठीक है। वैसे तो सेम ये क्वेश्चन वही है जो आपके किस में है, जो आपके पीपीटी में है।